महत्वपूर्ण मुद्दों पे तो बात सुनील जी ने और प्रफुल्ल जी ने कर दी। मैं तो ये नेपो किड्स की बात करता हूँ। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इनके मन की जो सच्चाई है और वो उसके आगे जो रास्ता है वो नहीं देख पाती। जैन जी का जो आंदोलन हुआ एक अप्रत्याशित आंदोलन है। प्रत्याशित इसलिए नहीं कि नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या भारत जो सबसे बड़ा इस अंचल का देश है, यहाँ सब जगह एक समान समस्याएं हैं। बेरोजगारी की, गैर बराबरी की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की, एक जैसी समस्या है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और इन सारे देशों से आपने ठीक कहा कि नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा, लेकिन नेपाल समेत जितने भी देश हैं, इससे अखंड भारत जिसकी हम बात करते हैं, उसके रोटी बेटी के रिश्ते रहे। तो दर्द भी एक से हैं, सुख भी एक से हैं, दुख भी एक से हैं। लेकिन नेपाल में जो अचानक हुआ और एक एज लिमिट के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन को गति दी, उसको देख करके चौंकना भी स्वाभाविक है और सतर्क होने की भी जरूरत है। ये जो आंदोलन है रातों रात हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया का ये देन है। ये जो पीढ़ी है ये सोशल मीडिया से ताकत पाती है। सोशल मीडिया इसके संवाद का और विमर्श का सबसे बड़ा मंच है। इसलिए इस पीढ़ी ने, जो नेपो किड्स हैं या जेन जी वाली जो जनरेशन है, इसने जो कुछ किया है वो बांग्लादेश के और श्रीलंका के आंदोलन से बिल्कुल अलग है। और इसलिए इसको उसी अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये इसके पीछे मुझे लगता है कि तात्कालिक कारण तो कुछ है नहीं, सब पुरानी समस्याएं हैं, सब कुछ है। तो जैसा सुनील जी ने शुरू में संकेत दिया था कि हमें इसका विश्लेषण करना होगा कि इसके पीछे कुछ और तो नहीं है। क्योंकि देखिए, बूढ़ा नेतृत्व, भ्रष्ट नेतृत्व, भाई भतीजा वाला नेतृत्व, और जैसा आपने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में मठा डालने वाला नेतृत्व चारों तरफ है। चीन को आप छोड़ दीजिए, चीन ने अपने को अपने तरह से तैयार किया है, लेकिन म्यांमार से लेके और श्रीलंका और बीच में हम भारत, सबकी एक सी स्थिति है। तो ये जो आंदोलन है ये कुछ नए संकेत दे रहा है। और इसी तरह का संकेत आप देखेंगे फ्रांस में हो गया। फ्रांस तो इन देशों से बड़ा देश है और विकसित देश है, वहां ऐसी समस्याएं नहीं है जैसी यहाँ पे है। लेकिन वहां भी गुस्सा वही बूढ़े नेतृत्व के प्रति है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बदल दिया, लेकिन वहां की जनता को चैन नहीं आया। उसने कहा भ्रष्ट तो आप हैं, आप बदल दिए, आप हटिए, वो नहीं हट रहे। तो समस्या बिल्कुल वैश्विक समस्या है। अब वसुधैव कुटुंबकम में जो हम अच्छाई देख रहे थे, वो पूरे कुटुंब में जो बुराइयां हैं वो एक जैसी हो गई। तो नेपाल जो कह रहा है, उसको चीन को इतनी चिंता नहीं है उसकी, नेपाल में जो हुआ, क्योंकि चीन का पैसा नेपाल में भारत से ज्यादा आज की तारीख में लगा है। तो उसकी चिंता फिर भी नहीं है। ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि चीन जानता है कि जिस ढंग से नेपाल में सत्ता के खिलाफ आक्रोश प्रकट हुआ है, उससे उसका रास्ता आसान हो गया। वो अब अपनी पसंद के लोगों को वहां ला सकता है। लेकिन भारत वाले बड़े खुश हैं। वहां योगी जी के झंडे डंडे, मोदी जी के झंडे डंडे दिखाई दिए। जो हमारा पूर्वी हिस्सा है गोरखपुर वाला, वहां से लोग दौड़ के पहुंच गए लेके पोस्टर बैनर। वो वहां पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं हिंदुत्व की। तो पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कुछ दिन के लिए मोदी जी को चीन वाले और अमेरिका वाले मिलके नेपाल का अतिरिक्त प्रधानमंत्री बना दें। कुछ दिन वो देख लें और संभाल लें कि नेपाल कैसे संभलता है। क्योंकि वहां ये जो हिंदूवाद, हिंदुत्व की आग उन्होंने यहाँ जलाई है, जो बरोसी जलाई है, वो वहां चलती है कि नहीं चलती है। लेकिन असली बात यह है कि देखिए, हमें अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा। नई पीढ़ी की जरूरतें, नई पीढ़ी की अपेक्षाएं, नई पीढ़ी की मान्यताएं सब बदली हुई। वो 80 साल के जो उम्र के और 85 साल की उम्र के जो नेता सत्ता चला रहे हैं, वो शायद नहीं समझते, और इसीलिए ये अराजक स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। भारत इससे बिल्कुल अछूता नहीं है। भारत में बिस्मिल्लाह हो गया है। बिहार से आपने देखा SIR को लेके। फर्क इतना है कि अभी ये जैन जी जितना आक्रामक, उत्तेजित और अनियंत्रित नहीं। जैन जी के पास आंदोलन की आपने विभीषिका देख ली, लेकिन विकल्प कुछ नहीं था उसके पास। इस पीढ़ी के पास ना कोई उसकी अपनी अर्थनीति थी, ना उसका कोई अपना नेता था, ना उसकी कोई विदेश नीति थी। अब वो उसका नेता भी चुना जा रहा है तो सोशल मीडिया के जरिए चुना जा रहा है। तो ये वहां के लोकतंत्र का एक नया स्वरूप है। इसलिए इस पर नजर आपको रखनी पड़ेगी।
और बिना इस पर इसका विश्लेषण किए हम उसकी तह तक नहीं जा सकते। ये आंदोलन आज पैदा हुआ है और मुझे लगता है कि 10 दिन में मर भी जाएगा, क्योंकि ये तात्कालिक आंदोलन है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं। कहीं से हवा दी गई, कहीं तक हवा गई और एक लक्ष्य पाके आगजनी करके अराजकता करके आपने एक सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, ये बात आगे बढ़ेगी और चारों तरफ जो लॉ जली है, म्यांमार से लेकर श्रीलंका, नेपाल होते हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब उसमें है। अब भारत उसकी चपेट में आ चुका है। कितने दिन बकरे की माँ खैर बनाएगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी बात संक्षेप में इसलिए रखूंगा क्योंकि सारी सारी बातें आ गई हैं। आप विनय जी उस पर बात करेंगे, लेकिन मैंने 6 पंक्तियां लिखी हैं बूढ़ों के लिए। अगर आप इजाजत दें तो इस नेतृत्व को समर्पित करते हुए मैं पढ़ देता हूँ कि इरशाद इरशाद इरशाद। दुनिया के बूढ़े जवान के दुश्मन हैं और ये बूढ़े सैनिक किसान के दुश्मन हैं, और कुर्सी तक पहुंचे तो चिपके रहते हैं, कुर्सी तक पहुंचे तो चिपके रहते हैं, बूढ़े खिसके विधि विधान के दुश्मन है, दुनिया के बूढ़े जवान के दुश्मन है। और एक शेर इसमें और है कि देते हैं अतीत को गाली ये बूढ़े, देते हैं अतीत को गाली ये बूढ़े, सन की बूढ़े वर्तमान के दुश्मन है, दुनिया के बूढ़े जवान के दुश्मन है। तो ये दुश्मनी है दो तीन पीढ़ियों के बीच की, ये अब अराजक स्थितियां पैदा करेगी। और इस अराजकता से बचने का एक ही तरीका है कि हम नेपो किड्स की भावनाओं को समझें, हम जैन जी की अपेक्षाओं को समझें और उसके अनुसार अपने सिस्टम को ढालें। अन्यथा रोज आग लगेगी, रोज लोग मारे जाएंगे, लेकिन व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा। जी जी।